हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ पहले पार्ट के प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। अब चलिए सारा पाठ एक साथ दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये पाठ और हमारा 9th पाठ दोनों ही 9 नंबर के हैं, इसलिए हम इन पाठों को अच्छी तरह से याद करेंगे। पाठ नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, शारीरिक पुष्टि के प्रमुख घटक या अंग। यानी कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी शारीरिक पुष्टि ठीक है। इस खिलाड़ी में शारीरिक पुष्टि होगी उसके अंदर हर कार्य के अंदर उसकी हर गतिविधि में, उसके हर कार्य में निम्नलिखित बातें अवश्य शामिल होंगी। जैसे नंबर 1, वो हर कार्य गति से करेगा। नंबर 2, उसके अंदर भरपूर शक्ति होगी। नंबर 3, उस जिस खिलाड़ी में सहनशीलता होती है उस खिलाड़ी पर मौसम का कोई असर नहीं होता। वो गर्मी सर्दी में समान रूप से अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया देता है। नंबर 4, उसके शरीर में लचक होगी। नंबर 5, स्फूर्ति और चुस्ती उसके अंदर कूट कूट कर भरी होगी। उसके हर काम में स्फूर्ति दिखाई देगी आपको। वह घर में और अपने मित्रों के साथ तालमेल बना के रखेगा और जीवन में सुख दुख का संतुलन बना के रखेगा। सुख और दुख को समान रूप से अनुभव करेगा। हारने पर दुखी नहीं होगा और जीतने पर खुश नहीं होगा। हार जीत को समान रूप से जीवन में स्वीकार करेगा। प्रश्न नंबर 2, शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता को परिभाषित कीजिए। शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता का हमारे जीवन में क्या महत्व है? शारीरिक पुष्टि की परिभाषा वह योग्यता जिसमें खिलाड़ी बिना किसी थकावट के आसानी से थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग करके ही मुश्किल कार्य को पूरा कर लेता है, वह उसकी शारीरिक पुष्टि कहलाती है। क्यूरेटन के अनुसार शारीरिक पुष्टि से अभिप्राय व्यक्ति को अपने शरीर का ठीक ढंग से प्रयोग करने और अधिक देर तक परिश्रम करने की क्षमता से है। सुयोग्यता की परिभाषा वह योग्यता जिसमें व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के कार्यों को प्रभावशाली ढंग से पूर्ण करके उत्तम एवं संतुलित जीवन व्यतीत करता है। इसमें मन, शरीर और आत्मा का संतुलन शामिल होता है, इसलिए यह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की दशा होती है। हम सुयोग्यता का महत्व, जिस खिलाड़ी की फिजिकल फिटनेस बढ़िया होती है उसके सभी शारीरिक संस्थान अच्छी प्रकार से कार्य करते हैं। फिजिकल फिटनेस वाला व्यक्ति ही दीर्घायु होता है। शारीरिक पुष्टि वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी तनाव और दबाव को नहीं मानता। शारीरिक पुष्टि वाला खिलाड़ी सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। जिस व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि बढ़िया होगी, फिटनेस बढ़िया होगी, उसके शरीर का आकार और बनावट बहुत अच्छी होती है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। उसकी पर्सनैलिटी सबसे अलग होती है। शारीरिक पुष्टि की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसका पोस्चर बहुत अच्छा होता है। उसके पोस्चर में हमेशा सुधार, वो हमेशा अच्छे पोस्चर में बैठता है और खड़ा होता है और चलता है। फिजिकल फिटनेस से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 3, शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न तत्वों या कारकों का वर्णन करें। फिजिकल फिटनेस पर आयु बहुत प्रभाव डालती है। अगर आयु हमारी कम है तो हमारी फिटनेस बढ़िया होगी। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाएगी हमारी फिजिकल फिटनेस कम होती जाएगी। नंबर 2, शारीरिक बनावट। नंबर 3, लिंग या भेद। लड़के और लड़कियों में भी शक्ति अलग अलग होती है। जिस व्यक्ति का पोस्चर अच्छा होगा उसमें शारीरिक पुष्टि मजबूत होती है। वातावरण भी शारीरिक पुष्टि को मजबूत बनाता है। अगर हम खेलों में भाग लेंगे तो हमारी फिटनेस ठीक रहेगी, अन्यथा कमज़ोर रहेगी। संतुलित एवं पौष्टिक भोजन भी शारीरिक पुष्टि के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा भोजन खाएंगे तो पुष्टि ठीक रहेगी, अन्यथा अनेक शारीरिक बीमारियां पैदा हो जाएंगी। नशा व धूम्रपान से भी फेफड़ों और हृदय को नुकसान होता है। प्रश्न नंबर 4, शारीरिक पुष्टि को बढ़ाने के लिए किन किन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए या शारीरिक पुष्टि के विकास के सिद्धांत या विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गरमाना। शरीर के लिए गरमाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गरमाना खिलाड़ी को खेल के लिए या व्यायाम के लिए या किसी प्रशिक्षण के लिए तैयार करता है। गरमाने से नाड़ी की गति और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। नंबर 2, नियमितता का सिद्धांत। कोई भी व्यायाम या खेल जब हम करते हैं तो उसे लगातार करें। लगातार करने से ही हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट और बलवान बनता है। अति भार का सिद्धांत।
शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए अति भार का सिद्धांत को अपनाना चाहिए। अति भार के सिद्धांत को अपनाने के लिए लंबी दूरी के रेसर धीरे धीरे दूरी में बढ़ोतरी करते हैं। नंबर 4, लिम्बरिंग या कूलिंग डाउन। किसी भी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के बाद यह क्रिया करनी बहुत ही जरूरी है। इससे हमारी शक्ति पहले की भांति बनी रहती है। नंबर 5, उचित आराम। शारीरिक पुष्टि के कार्यक्रम के दौरान तथा बाद में उचित आराम करना भी बहुत जरूरी है। नंबर 6, सामान्य से जटिल का सिद्धांत। शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए जो भी व्यायाम या क्रियाएं करें वे सभी सामान्य से जटिल सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। नंबर 7, गतिशीलता का सिद्धांत। शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए प्रशिक्षण में गतिशील सिद्धांत का पालन करना चाहिए। प्रगति करने के लिए भार को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। नंबर 8, विभिन्नता का सिद्धांत। अलग अलग प्रकार के व्यायाम करने से बच्चों की रुचि बढ़ती है। किशोरावस्था से ही बच्चों को शारीरिक पुष्टि यानी कि फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 5, शारीरिक पुष्टि के विकास के साधन कौन कौन से हैं, वर्णन करें। शारीरिक पुष्टि को विकसित करने वाले साधन। नंबर 1, खेल कूद में भागीदारी। खेलों में भाग लेने से सबसे अधिक शारीरिक पुष्टि का विकास होता है। खेलने में अलग अलग क्रियाएं होती हैं जिससे अलग अलग अंगों का विकास होता है। खेलने से शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक लाभ भी होता है। नंबर 2, वजन या भार प्रशिक्षण विधि। इसमें ऐसी कसरतें या व्यायामों को शामिल किया जाता है जिससे हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनाती हैं। नंबर 3, सर्किट या परिधि प्रशिक्षण। इस विधि में प्रभावशाली और लोकप्रिय व्यायाम शामिल किए जाते हैं। इस विधि में बच्चों की रुचि के अनुसार 10 से 15 व्यायाम शामिल किए जाते हैं जो शक्ति तथा सहनशीलता जैसी योग्यताओं में वृद्धि करता है। नंबर 4, वायवीय या एरोबिक क्रियाएं। एरोबिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें शरीर को ऑक्सीजन अधिक प्राप्त होती है। जॉगिंग। जॉगिंग का अर्थ है धीरे धीरे आराम से दौड़कर शरीर को गरमाना। इससे शरीर की सभी प्रणालियां अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर देती हैं। साइकिलिंग हृदय और फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि करती हैं। शक्ति और सहनशीलता के लिए भी साइकिलिंग बहुत जरूरी है। कैलिस्थेनिक्स के द्वारा केवल सामान्य योग्यता का विकास ही संभव है। इसमें खिलाड़ी अपनी इच्छा से पुशअप और चिनअप्स करता है। लयबद्ध व्यायाम। लयबद्ध व्यायाम करने से शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक लाभ भी होता है। इस प्रकार के व्यायाम लय के साथ किए जाते हैं जैसे डंबल, लेजियम, खड़ी पीटी, बैठी पीटी, जिम्नास्टिक आदि। ये व्यायाम लचक और तालमेल संबंधी योग्यता में वृद्धि करते हैं। नृत्य करने से शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। परिधि या सर्किट प्रशिक्षण विधि किसे कहते हैं या इसकी विशेषताएं या लक्षण एक ही बात होती है। योग्यता या लाभों का वर्णन करें। सर्किट प्रशिक्षण नई तकनीक सिखाने में बहुत सहायक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्किट प्रशिक्षण एक प्रभावशाली ढंग से किए जाने वाला व्यायाम है जो शक्ति तथा सहनशीलता जैसी योग्यता में वृद्धि करता है। परिधि या सर्किट प्रशिक्षण विधि यह एक ऐसी विधि है जिसमें विभिन्न व्यायामों को यंत्रों या बिना यंत्रों के निश्चित मात्रा में किया जाता है। विशेषताएं या लक्षण। नंबर 1, इस विधि में व्यायाम सीखना और इसे लागू करना आसान होता है। नंबर 2, इसमें व्यायाम मध्यम, उसके बाद अवरोध और उसके बाद फिर मध्यम भार के साथ किए जाते हैं। नंबर 3, इसमें संख्या की अधिक पुनरावृत्ति होती है। नंबर 4, इस विधि का मुख्य लक्ष्य सहनशीलता व शक्ति को बढ़ावा देना है। नंबर 5, इसमें शरीर के सभी अंगों के व्यायाम शामिल होते हैं। इस विधि में व्यायाम का दबाव धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। लाभ या फायदे। नंबर 1, इस विधि से एक ही समय में बहुत से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। नंबर 2, यह विधि सीखने में बहुत ही आसान और रोचक है। कोई भी खिलाड़ी अपने आप भी प्रशिक्षण ले सकता है एक बार सीखने के बाद।
नंबर 3, इस विधि को खिलाड़ी की योग्यता के अनुसार आसानी से घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। 4, इस विधि द्वारा शक्ति, क्षमता एवं सहनशीलता का विकास होता है। नंबर 5, इस विधि द्वारा समय की बचत होती है। बार प्रशिक्षण विधि क्या है या किसे कहते हैं, या बार प्रशिक्षण विधि से क्या अभिप्राय है, इसे करते समय खिलाड़ियों को किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, या इस विधि के महत्व या उपयोगिता का वर्णन करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कोई समय वेस्ट भी नहीं होता, कोई पैसे भी खर्च नहीं होते, अन्यथा लाभ ही होता है, क्योंकि हमारे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचती हैं। बार प्रशिक्षण विधि से हमारा अभिप्राय उन व्यायामों या कसरतों से है जो हमारे शरीर की विशेष मांसपेशियों को मजबूत एवं शक्तिशाली बनाती हैं। यह प्रशिक्षण बारबेल्स की सहायता से किया जाता है। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन होता है। इस विधि के माध्यम से शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति भी सामान्य होने की कोशिश करता है। खिलाड़ियों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? नंबर 1, बिल्कुल रिलैक्स होकर बार प्रशिक्षण विधि लेनी चाहिए। 2, बार प्रशिक्षण सप्ताह में 4 दिन से अधिक न करें। 4, बार प्रशिक्षण के पश्चात कुछ देर आराम करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 5, बार प्रशिक्षण में सभी अंगों जैसे बाजुओं, टांगों और कमर की सभी अंगों की कसरत होनी चाहिए। लाभ या उपयोगिता का वर्णन। नंबर 1, बार प्रशिक्षण से खिलाड़ी की शक्ति और लचक में वृद्धि होती है। नंबर 2, मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने में वृद्धि होती है। नंबर 3, सभी अंगों का बराबर विकास होता है। नंबर 4, नाड़ी मांसपेशियों के आपसी तालमेल में वृद्धि होती है। हड्डियां और मांसपेशियों की मजबूती के साथ साथ दैनिक जीवन की गतिविधियों को करने की क्षमता में भी सुधार होता है। प्रश्न नंबर 8, लचीलापन क्या है, इसकी विभिन्न किस्में कौन कौन सी हैं, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? लचक का अर्थ व परिभाषा। शरीर के जोड़ों की गति क्षमता को लचक कहते हैं। अधिक लचक वाला व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अधिक देर तक कार्य कर सकता है तथा उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। लचीले शरीर में मांसपेशियों में खिंचाव कम होता है, जिस कारण ऊर्जा की हमेशा बचत होती है। अतः लचीलापन वह योग्यता है जिसमें प्रत्येक क्रिया अधिक विस्तार से बिना किसी रोक टोक के की जा सकती है। लचक 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, सक्रिय लचक। नंबर 2, निष्क्रिय लचक। नंबर 1, सक्रिय लचक। बिना किसी बाहरी सहायता से शरीर के जोड़ों का अधिक देर तक गति करना सक्रिय लचक कहलाता है। सक्रिय लचक के भी आगे 2 भाग हैं। नंबर 1, गतिशील लचीलापन। शरीर गति में होने के कारण जब अधिक विस्तार से क्रिया करता है तो उसको गतिशील लचीलापन कहते हैं। सक्रिय लचक का दूसरा भाग स्थिर लचीलापन। जब कोई खिलाड़ी लेटकर, बैठकर या खड़ा होकर किसी प्रकार की गतिविधि करता है या व्यायाम करता है तो उसे स्थिर लचीलापन कहते हैं। नंबर 2, निष्क्रिय लचीलापन। निष्क्रिय लचीलापन से हमारा तात्पर्य बाहरी सहायता द्वारा अधिक से अधिक विस्तार से क्रिया करने वाली योग्यता से है। यह सभी किस्मों का आधार है। यह बहुत अधिक मांसपेशियों के सिकुड़ने, जोड़ों, लिगामेंट्स और हड्डियों की बनावट पर निर्भर करता है। बढ़ाने के ढंग या तरीके बताएं। नंबर 1, हमें खेलों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि खेलों में भाग लेने से सभी प्रकार की धीमी और तेज़ सभी प्रकार के व्यायाम होते हैं। नंबर 2, लचक बढ़ाने वाले आसन करने चाहिए। जब हम कोई भी व्यायाम करते हैं तो व्यायाम के दौरान एक ही पोजीशन में कम से कम 10-15 सेकंड रुकना चाहिए। नंबर 4, दूसरा व्यायाम करने से पहले 5 या 10 सेकंड तक रिलैक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी पोजीशन में शरीर की मांसपेशियों को आने में वक्त लगता है। अगर माताओं बहनों को कमर दर्द से बचना है तो ये आसन उनको अवश्य ही करने चाहिए। नंबर 9, सहनशीलता से क्या अभिप्राय है, इसकी किस्में या प्रकार तथा उपयोगिता या महत्व का वर्णन करें। यह खिलाड़ी की वह योग्यता है जिसके साथ खिलाड़ी बिना थकावट के क्रिया करता है।
यानी कि व्यायाम करता है। सहनशीलता की परिभाषा खिलाड़ी की किसी गति या भार को अधिक समय तक अपने ऊपर स्थिर रखने की संरचनात्मक क्षमता को उसकी सहनशीलता कहा जाता है। नंबर 1, बुनियादी या मौलिक सहनशीलता। बुनियादी सहनशीलता को एरोबिक सहनशीलता भी कहते हैं। यह वह क्षमता है जो धीरे से मध्यम गति के साथ क्रिया करने से होने वाली थकावट पर नियंत्रण रखती है। इसके अंतर्गत जॉगिंग व साइकिलिंग आदि क्रियाएं आती हैं। नंबर 2, साधारण सहनशीलता। एरोबिक या अनएरोबिक व्यायाम को बिना किसी थकावट के लंबे समय तक करने वाली योग्यता को साधारण सहनशीलता कहते हैं। नंबर 3, विशेष सहनशीलता। विशेष खेलों में थकावट का प्रतिरोध करने वाली योग्यता को विशेष सहनशीलता कहते हैं। अब महत्व या उपयोगिता। एक अच्छी सहनशीलता वाला खिलाड़ी अधिक प्रशिक्षण का भार सहन करके अपनी कुशलता बढ़ा सकता है। नंबर 2, एक अच्छी सहनशीलता वाला खिलाड़ी हर समय मैदान में चौकन्ना रहता है, चारों तरफ ध्यान रखता है ताकि चोट से बचा जा सके। नंबर 3, लंबे समय वाली खेलों में तकनीकी कार्यकुशलता सहनशीलता पर ही आधारित होती है। नंबर 4, सहनशीलता हृदय की बीमारियों और सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। शक्ति या ताकत से आपका क्या अभिप्राय है? शक्ति को विकसित करने या सुधारने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। शक्ति या ताकत शारीरिक योग्यता का एक महत्वपूर्ण घटक है, पहलू है। शक्ति वह क्षमता है जो विशेष खेलों में आवश्यक है। भाषा व अर्थ। शक्ति हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की गई वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम कुछ कार्य कर सकते हैं। इसको मापने के लिए पाउंड या डाइन का प्रयोग किया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में साधारण शक्ति व एक खिलाड़ी के लिए विशेष शक्ति जरूरी होती है। शक्ति या ताकत 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, सतर शक्ति। नंबर 2, गतिशील शक्ति। शक्ति को विकसित करने की विधियां या तरीके। शक्ति को बढ़ाने के लिए भार प्रशिक्षण सबसे अच्छा तथा कारगर तरीका है। भार प्रशिक्षण के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं। नंबर 1, अधिकतम उत्सुकता विधि। जब हम कोई कार्य उत्सुकता से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, तो ऑटोमेटिक ही हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। नंबर 2, विस्फोटक विधि। इस विधि को जिम्नास्टिक तथा जंप करने वाले ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। जब कोई खिलाड़ी तीव्र गति से किसी प्रतिरोध को रोकने का प्रयास करता है तो उसकी इस क्षमता को विस्फोटक शक्ति कहते हैं। नंबर 3, प्रतिक्रिया विधि। इस विधि के द्वारा अधिकतम शक्ति तथा विस्फोटक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसमें पुली द्वारा व्यायाम, रेत के थैले के साथ व्यायाम तथा विशेष प्रकार से बने औजार के साथ व्यायाम करवाए जाते हैं। नंबर 4, आइसोकाइनेटिक व्यायाम। इस प्रकार के व्यायाम तैराकी के द्वारा करवाए जाते हैं क्योंकि तैराकी द्वारा मांसपेशियों की सिकुड़न अधिक तेजी के साथ होती है। नंबर 5, आइसोमेट्रिक व्यायाम। शक्ति को बढ़ाने का यह तरीका गतिशील ताकत की जगह स्थिर ताकत को ज़्यादा बढ़ाता है।